क्या हाल चाल है भाई सभी के। अमन, गौरव, सुप्रिया पाल, अमन सिंह, शिवम, प्रेम सागर, त्यागी, शिवांशु, अजय, मिश्रिया, कई सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ गए हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप तक मेरी आवाज साफ साफ पहुंच पा रही है। क्लास अगर स्टार्ट हो गई तो एक बार बताएंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत सभी को। जैक्स, अमन, प्रेम, संगर, विजय, सहदेव, अमन, तो मेरा नंबर चेंज करा दो भाई। ये कोई कॉल सेंटर नहीं, कॉल सेंटर बात करना, मैं अपने घर से क्लास लेता हूँ तो मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। आप कॉल सेंटर पे बात करना दिन में 11 से 5 के बीच में, ठीक है। योगेंद्र सिंह यादव जी, प्रणाम, नमस्कार, राधे राधे। विजय, स्नेहा, बिहारी, अंश, सुप्रिया, सभी को नमस्कार। सिंदूर टू लॉन्च। एक कह रहा है कि जम्मू में अटैक। देखो, हमें अपनी सेना पे पूरा भरोसा है, इसलिए हम अपना रिलैक्स मूड में क्लास ले रहे हैं। रात भर हमले होते रहे, S-400 सिस्टम हमारे पास में है, तो हम लोगों को इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपना रिलैक्स रहेंगे, चिल रहेंगे। इंडियन आर्मी इतनी कैपेबल है कि अपने आप से हैंडल कर लेगी। तो बड़े देशों के साथ यही होता है, फौज अपना लड़ रही होती है, सिविलियन जो होते हैं उन्हें भरोसा होता है, इसलिए क्योस नहीं होता उनके बीच में ना, टेंशन नहीं लेते वो, है ना। राकेश कह रहे हैं मेरा कमेंट कभी नहीं पढ़ते। राकेश जी का पढ़ लिया हमने। ITI होना चाहिए ग्रुप डी में। क्या होना चाहिए क्या नहीं भाई, ये तो जो कैपेबल है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो डिसाइड करेंगी, है ना। कोई कॉल नहीं उठाता है, 11 से 5 के बीच में उठाते हैं, थोड़ा देर कॉल पे रहना पड़ता है, सब उठाते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। चलो अब देखो बेटा, आज हम क्लास में पढ़ेंगे, यहां पे लिखेंगे हम करंट कैरिंग सोलिनॉइड। ये काम का है, करंट कैरिंग सोलिनॉइड। हिंदी बोलेंगे धारावाही परिनालिका। धारावाही परिनालिका, करंट कैरिंग सोलिनॉइड, धारावाही परिनालिका। देखो, मैंने आपके सामने जो स्प्रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बनाया है, इसे हम कहते हैं सोलिनॉइड परिनालिका। आपको मैंने कल बताया था कि अगर बेटा मेरे पास में एक लूप हो, अगर आपको ध्यान हो, कल क्लास में पढ़ाया था कि अगर हमारे पास एक लूप है जिसमें करंट पास कर रही हो, तो एक मैग्नेट की तरह काम करता है। अब सोचो, अगर एक ही लूप मैग्नेट की तरह काम करता है तो सोलिनॉइड में तो बहुत सारे लूप बने हुए हैं, यानी कि हर एक लूप अगर एक मैग्नेट की तरह काम करेगा तो बहुत सारे लूप हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि मेरे पास 15 मैग्नेट बन गए एक तरीके से। तो सोलिनॉइड जो है, ये अगर एक ही लूप मैग्नेट की तरह काम करता है, सोलिनॉइड में बहुत सारे लूप होते हैं, तो यानी कि आप एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकते हैं इसकी हेल्प से आप, ठीक है। अच्छा, अब यहां देखना, अभी तो बेटा मेरे पास में सोलिनॉइड है, परिनालिका है, जो स्प्रिंग टाइप का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, यानी कि बहुत सारे जो आपको लूप दिख रहे हैं, सोलिनॉइड है। करंट कैरिंग धारावाही कब होगा, जिससे हम करंट पास करा देंगे। अभी से हम करंट पास कराने वाले हैं। तो हमने क्या किया, यहां पे एक बैटरी कनेक्ट कर दी, ठीक। ये हमने स्विच लगाया, ठीक। तो आपको पता है कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है, छोटे वाला नेगेटिव होता है, तो करंट चलेगी। अब तो जैसे यहाँ पे करंट चलेगी, ये करंट जा रही है यहां से, यहां गई घूमकर ऐसे, ये ऐसे करंट पास कर रही है, 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 और ये ऐसे यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो मेरे पास देखना, इसे मैं कहूंगा करंट कैरिंग सोलिनॉइड, यानी कि सोलिनॉइड था भाई स्प्रिंग टाइप का स्ट्रक्चर, इससे हमने बैटरी लगा के करंट भी पास करा दी, तो मेरे पास बेटा ये बन गया करंट कैरिंग सोलिनॉइड। अब बड़े ध्यान से गेम को समझना, अगर मैं ये वाला छोटा सा पार्ट पकड़ लो, ये वाला इस वाले पार्ट में देखना, ये करंट जा रही है यहां से, ऊपर वाले पार्ट से ऐसे जा रही है, ये करंट जा रही है यानी कि ऐसे, ये तो यानी करंट बेटा अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर ये वाला थोड़ा सा गोल कर लो इसे, तो अगर आप देखेंगे जो करंट जा रही है एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है। अगर आप यहाँ पे देखें, केवल अभी आप एक लूप को पकड़ो, ये करंट जा रही है ऐसे ऐसे गई, ऐसे ये यहाँ गई और घूमकर यहाँ, यानी करंट जा रही है, करंट जा रही है। अगर आप बड़े ध्यान से देखें ऐसे, तो बेटा करंट जा रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, भाई बने 3, ये बजे 6 12, है ना, ऐसे, तो करंट जा रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो कल मैंने आपको बताया था कि अगर किसी लूप में को अगर आप देखें, अगर आपको करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की दिशा में दिखे, तो यानी ये वाला जो लूप है इसका, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। अरे अरे दोबारा बनाने पड़ेंगे भाई, ये गड़बड़ हो गया। देखो, यहां से बेटा करंट चली 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 चली, ये करंट जा रही है, अब ये करंट जाएगी ऐसे, समझ गए, अब घूम कर जाएगी इसमें ऐसे, तो मैं ये करंट जा रही है, 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 और यहां से ये आ गई यहाँ पे, ठीक। तो मैंने कहा कि अगर आप इधर से देखें, ये वाला अगर आप ध्यान से देखें, यहां से पैसे उठा लो इसे, तो करंट जा रही है ऐसे, तो ये ऐसे गई 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 गई, अब यहां से ऐसे जाएगी, यानी करंट जा रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाए, तो मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, अगर किसी लूप में करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखे, तो यानी कि वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा,
यानी अगर मैं इधर से झांक के देखूंगा, ये सारे के सारे लूप मुझे इधर से दिखेंगे साउथ पोल। अगर बेटा इधर साउथ पोल दिख रहा है तो इधर से देखने में मैंने कल क्या बताया था, क्या दिखेगा, नॉर्थ पोल। यानी कि अगर इधर से हम देखेंगे तो सारे के सारे साउथ पोल दिखाई देंगे, इधर से देखने पर क्या दिखेंगे, नॉर्थ पोल दिखाई देंगे। यानी एक सिरा बन गया साउथ पोल, एक बन गया नॉर्थ पोल। और आपको पता बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है, उनकी डायरेक्शन क्या होती है, वो हमें नॉर्थ पोल से निकलती हुई लगती है और लगता है कि साउथ पोल की तरफ को जा रही है। नॉर्थ पोल से निकलती हुई लगती है, लगता है कि साउथ पोल की तरफ को जा रही है। ठीक है, तो डायरेक्शन होगी ये। ठीक, नॉर्थ पोल से निकलते हुए लगेगी साउथ पोल में जा रही है और अंदर जाएगी साउथ से नॉर्थ की तरफ को। यानी कि बिल्कुल एक मैग्नेट जैसा माहौल बन गया। वही मैग्नेट में भी एक पोल क्या होता है, साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है। अब मेरे पास में ये जो सोलिनॉइड था जिसके अंदर बहुत सारे लूप मेरे पास में थे, जब मैंने इसे करंट पास करी तो मैंने कहा कि अगर मैं इधर से देख रहा हूं तो सारे लूप में करंट मुझे पास करती हुई दिख रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट हो, हमने कल पढ़ा था कि साउथ पोल की तरफ बिहेव करता है, लेकिन मैंने कहा था उसी लूप को दूसरी तरफ से देखेंगे तो आपको नॉर्थ पोल दिखाई देगा। अब हमें ये देखना है कि इस सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा उसका फॉर्मूला लिखेंगे, उससे हम कुछ बातें सीखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलिनॉइड, हिंदी में लिखेंगे धारावाही परिनालिका के अंदर धारावाही परिनालिका के अंदर धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। बेटा इसके अंदर किसी पॉइंट पर, कोई भी पॉइंट ले लो आप, तो इसके अंदर किसी पॉइंट पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा बेटा उसका फॉर्मूला होता है B = म्यू नॉट एन आई। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना, यहाँ पे कोई याद रखना स्मॉल एन है ये। अब इन सबका मतलब मैं बताऊंगा क्या है। तो कोई आपसे पूछे कोई धारावाही परिनालिका है, कोई करंट कैरिंग सोलिनॉइड है, यानी कि स्प्रिंग टाइप का स्ट्रक्चर है, तो उसे करंट पास कराएंगे तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा म्यू नॉट एन आई। तो आई का मतलब तो आप समझ गए, आपका करंट से है, यानी जितना ज्यादा करंट आप पास कराएंगे, मान लो इसे सोलिनॉइड से 5 एम्पीयर की जगह 50 एम्पीयर की करंट पास करे, तो जितना ज्यादा करंट पास करेगी उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर पैदा होगा। दूसरा बेटा यहाँ पे जो एन है ना, ये एन का मतलब पता क्या है, एन का मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ। इस बात को समझना ध्यान से, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, टर्न्स फेरों की संख्या। बेटा मैंने स्मॉल एन जो लिखा है ना, ये फेरों की संख्या नहीं है, ये है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। इसका मतलब पता क्या है, मैंने उतनी लंबाई देखो यहां से यहां तक की लंबाई यहां पे ले ली, इतनी लंबाई मैंने यहां पे ली, सेम लंबाई ली, मान लो ये लंबाई भी 1 मीटर है, ये लंबाई भी 1 ही मीटर की है, लेकिन जो ऊपर वाली 1 मीटर की लंबाई है इसे मान लो कि नंबर ऑफ टर्न्स ही है, और जो दूसरे वाला उतनी लंबाई में मान लो कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ऐसे हैं। तो देखो उतनी लंबाई में यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ टर्न बने, 7 फेरे बने, यहाँ इतनी लंबाई में 2 ही बने। तो यानी ये वाला जो सोलिनॉइड है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही, पर वो कितनी लंबाई में है। भाई मान लो कि यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स 7 हैं, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूं, नंबर ऑफ टर्न्स जो है यहाँ पे मैंने मान लो कि 7 हैं, और यहाँ मान लो कि मैं नंबर ऑफ टर्न्स बना दूं 10, लेकिन वो नंबर ऑफ टर्न्स बने इतनी लंबाई में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इतनी सी लंबाई में 7 और इतनी बड़ी में 10, इसके अंदर फिर भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। यानी कि यहां पर जो स्मॉल एन लिखा है, ये स्मॉल एन ये है कि फेरों की संख्या एकांक लंबाई में कितनी है। यानी इंपॉर्टेंट ये है कि उतनी ही लंबाई में अगर ज्यादा फेरे बनेंगे, अगर कम लंबाई में ज्यादा फेरे बने तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, उतनी लंबाई में कम फेरे बनेंगे तो वीक करेगा। और मैंने कहा था कि जो म्यू नॉट होता है ये बताता मीडियम के बारे में, यानी कि जो मेरे पास सोलिनॉइड है इसके अंदर कौन सा मीडियम है, फ्री स्पेस है, खाली जगह है कि हवा है क्या, वो भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग पैदा होगा वो फेरों की संख्या पर डिपेंड करेगा कि कम से कम लंबाई में कितने फेरे हैं, कितनी ज्यादा करंट पास कर रही है, और उसके अंदर मीडियम कौन सा है। तो अगर आपसे कोई पूछे पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए कि सोलिनॉइड के अंदर किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा वो किस बात पे डिपेंड करेगा। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, अभी कम से कम 8-10 क्वेश्चन करेंगे पीडीएफ से हम। तो बोलेंगे करंट की वैल्यू क्या है वो इंपॉर्टेंट है, मीडियम क्या है उसके अंदर वो इंपॉर्टेंट है, और तीसरा एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या, अगर कम से कम लंबाई में बहुत सारे टर्न्स हो यानी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। दूसरा एक बेटा जो सोलिनॉइड है इसमें ये जो बहुत काम की उसे ध्यान देना, अगर मैं ये मेरे पास जो सोलिनॉइड है अगर मैं इसके अंदर एक नरम लोहे की सॉफ्ट आयरन की छड़ रख दूं, सॉफ्ट आयरन नरम लोहा, तो बेटा इसके अंदर मैं नरम लोहा रख दे, फिर मैं इसके अंदर एक रोड रख दूं ऐसे, जैसे ये मेरे पास में एक नरम लोहे की छड़ रख दूं, तो वो छड़ जो है ना एक टेम्परेरी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। तो इसका यूज क्या है सोलिनॉइड का, अगर मैं इसके अंदर में एक सॉफ्ट आयरन एक नरम लोहे की छड़ रख दूंगा तो टेम्परेरी मैग्नेट की तरह काम करेगी। टेम्परेरी मैग्नेट का मतलब यह है कि जब तक सोलिनॉइड में करंट होगी तो वो छड़ मैग्नेट की तरह काम करेगी, हटाते ही उसका मैग्नेटिज्म हट जाएगा, तो टेम्परेरी मैग्नेट की तरह काम करेगी वो टेम्परेरी मैग्नेट। इस टेम्परेरी मैग्नेट को बेटा हम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं, वैद्युत चुंबक। तो पेपर में अगर पूछे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है, यानी कि टेम्परेरी मैग्नेट होती है कि परमानेंट, हम बोलेंगे टेम्परेरी। तो वैद्युत चुंबक जो है एक टेम्परेरी मैग्नेट होती है।
लेकिन इसी सोलिनोइड के अंदर मैं नरम लोहे की छड़ की जगह स्टील, कोबाल्ट या निकिल रख दूं, स्टील, कोबाल्ट या निकिल की छड़ रख दूं, इसी के अंदर अगर हम, इसी सोलिनोइड के अंदर अगर हम स्टील, इसे फौलाद भी कहते हैं, स्टील, कोबाल्ट या निकल की छड़ रख दे, तो बेटा वो परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करती हैं, यानी कि करंट को अगर बंद भी कर देंगे तब भी उनके अंदर मैग्नेटिज्म रहेगा, तो यानी कि परमानेंट मैग्नेट बनेगी, परमानेंट मैग्नेट। अब इतनी बात अगर आपने ध्यान रख ली, ठीक है, छड़ का मैंने रोड, छड़, जैसे मैंने कहा कि अगर आप इसके अंदर एक नरम लोहे की छड़ रखेंगे तो वो टेम्परेरी मैग्नेट की तरह काम करेगी, टेम्परेरी, है ना, वो अस्थायी मैग्नेट बनेगी, उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट वैद्युत चुंबक भी कहते हैं। टेम्परेरी का मतलब है कि सोलिनोइड में करंट है तो उसके अंदर की छड़ मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, हटाती नहीं करेगी। अगर स्टील, कोबाल्ट या निकल की छड़ रख देंगे तो परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। अब आप सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, कल की क्लास मिलाकर आज की क्लास। अब एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से, करो ये क्वेश्चन का नंबर फिर आंसर। इसने कहा है करंट ले जाने वाले गोलाकार तार का अगला भाग उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है, तो अगर करंट क्लॉकवाइज हो, घड़ी की दिशा में हो तो साउथ पोल बनता है, एंटी क्लॉकवाइज हो तो नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव बनता है। तो नॉर्थ पोल के लिए एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि आंसर बनेगा सी ऑप्शन, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि सी ऑप्शन। तो जो बच्चा ए लिख रहा है उसका बिल्कुल गलत है बेटा, कल की क्लास तुमने देखी नहीं है और आते ही मैंने आज की क्लास में भी जिक्र किया था। अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, घड़ी की दिशा में फ्लो कर रही हो, से मान लो यहाँ पे आपको एक एरो दे रखा है, 3-4 खुद से बना लेना आगे, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो ये लूप साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, एंटी क्लॉकवाइज में, तो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अगले पे आओ। कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन द मिडिल ऑफ द करंट कैरिंग सोलिनोइड, तो एक एरो दे रखा है, 3-4 खुद से बना लेना आगे, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो ये लूप साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, एंटी क्लॉकवाइज में, तो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अगले पे आओ। कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन द मिडिल ऑफ द करंट कैरिंग सोलिनोइड, धारावाही परिनलिका के मध्य में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं बताना ध्यान से। सुमित कुमार यादव टाइम से क्लास में आया करो, शिवांशु गौतम, राम बालक शाह, संजय, अंश गुप्ता, योगेंद्र सिंह यादव, पिछला गलत था तेरा भाई, इतना गंदा आंसर दे रहा है इतना आसान क्वेश्चन का। कह रहा है कि बेटा धारावाही परिनालिका के मध्य में चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कैसी होती हैं। अभी देखो, अभी मैंने आपके सामने धारावाही परिनालिका बनाई थी, तो इसके मध्य में अगर आपने चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं देखी हो, यहां देखना, इसके बेटा मध्य में चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कैसी है, पैरेलल है, समानांतर है। मान लो कि ये जो आपने ये स्प्रिंग टाइप का स्ट्रक्चर है, मान लो कि एक ट्यूब पर, एक प्लास्टिक की ट्यूब ली, उसके ऊपर आपने लपेट रखा है, तो अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो पैरेलल लाइन है, ट्यूब के पैरेलल रहेंगी, बिल्कुल पैरेलल, समानांतर। तो यानी कि अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ ट्यूब। तो मान लो कि मेरे पास में मैंने एक ट्यूब ली है, इसके ऊपर बहुत सारे तार लपेट लिए है ना, और यहां पे हमने एक बैटरी लगा दी, ये करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, इधर से देख रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो बनेगा साउथ पोल, ये बनेगा नॉर्थ पोल। तो मैंने आपसे कहा था कि भैया मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होती है बाहर होती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ को, नॉर्थ से साउथ की तरफ को, और अंदर होती है साउथ से नॉर्थ। अंदर जो है ना मध्य में, वो कैसी है, पैरेलल है, ट्यूब के एक्सिस के पैरेलल। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा इसका। अगले बात है, ये करेगा कि नरम लोहे की छड़ को वैद्युत धारावाही परिनालिका के अंदर डाला जाता है, तो सोलिनोइड के अंदर का चुंबकीय क्षेत्र भाई देखो, एक नरम लोहे की छड़ आपने डाल दी इसके अंदर, तो छड़ भी क्या करती है, टेम्परेरी मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो सोलिनोइड तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता ही है, जो अंदर छड़ डालेंगे वो भी एक मैग्नेट की तरह काम करेगी, यानी इसके अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा इसका, 28वें का बी। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। देखो सोलिनोइड्स के क्वेश्चन, मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन, ये टॉपिक थोड़ा सा अजीब सा इसलिए लगता है कि हम इसे कम पढ़ते हैं,
लेकिन इससे क्वेश्चन बनते हैं बहुत ही आसान। अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो गिने चुने क्वेश्चन है, इजीली कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन भी लिख रहा है राहुल हो चाहे चंदन हो सबका गलत माना जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर हम आपको ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे, ऑप्टिक्स जब ये खत्म हो जाएगा। कह रहा था मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक बैच में तो शायद खत्म ही हो जाएगा ये, उनका तो पूरा ही सिलेबस ही। कह रहा वैद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए, तो कह रहा कि मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए क्या करते हैं, नरम लोहा रखते हैं, नरम लोहे की छड़। तो 26वें का ए सही आंसर है। ये बताओ, शिवम कुमार डी बता रहा है, श्याम कुमार गुप्ता का सही है, सुषमा का सही है, निशांत का सही है, ओमकार का गलत है। बेटा स्टील, कोबाल्ट या निकल जो है वो परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है टेम्परेरी, अस्थायी मैग्नेट, उसके लिए नरम लोहे की छड़ रखते हैं। ए आंसर बनेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 25, ये गलत मत करना कोई भी। नामदेव, शशि कुमार, सुनील, संजय, कमलदीप, इसने कहा है यदि किसी परिनालिका में वैद्युत क्षेत्र की दिशा किसी विशेष छोर से देखने पर वामावर्त है, तो हिंदी वाला याद रखना, वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। ये मैं भूल जाता हूं तो मैं तो खैर इंग्लिश से काम चला लेता हूं, हिंदी वाला ध्यान रखना कि एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की जो विपरीत दिशा है ये वामावर्त होता है, और जो क्लॉकवाइज है घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज उसे हम कहते हैं दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। ठीक है, तो कह रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए सोलेनोइड व्हेन व्यूड फ्रॉम ए पर्टिकुलर एंड, किसी एक पर्टिकुलर एंड से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज हो, तो एंटी क्लॉकवाइज से तो नॉर्थ पोल बनता है, क्लॉकवाइज से बनता है साउथ पोल। तो आंसर क्या बनेगा इसका, सी ऑप्शन का। इस बार भी गलत कर दिया होगा तो हद हो जाएगी। भाई कौन बच्चा है यार, ये बी बता रहा है शिवम कुमार। सुनील भाई तुम क्लास बंद करो, ये जितना भी इसका आंसर बी दिया है, एक ने भी क्लास कंटिन्यू रखी, क्लास को बंद करो, पहले पीछे की क्लास देख कर आओ फिर आओ क्लास में। मुंह उठा के चले आते हो यार तुम लोग। एक बात को 36 बार बता दिया कि अगर मान लो कि अगर आप किसी पर्टिकुलर एंड से देख रहे हैं, करंट आपको क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में लगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट हो तो साउथ पोल बनता है। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट हो, एंटी क्लॉकवाइज में, तो नॉर्थ पोल बनता है। तो ये कह रहा है कि करंट जो फ्लो करी एंटी क्लॉकवाइज तो नॉर्थ पोल बनेगा। तुम्हारा कम से कम 10 मिनट मुर्गा बनाया जाए और फिर कान पे 4 लगाए जाए, 4 इधर से 4 इधर से, तब भी नहीं लग रहा तुम सुधरोगे। गला पड़ गया बोलते बोलते यार, तुम लोग गलत कर देते हो। ये लगा क्वेश्चन नंबर 24, अगर ये भी गलत हो गया फिर ऐसे क्या करेंगे, हम थोड़ा चुल्लू भर पानी लेंगे ऐसे और पूरे दिल से पूरी आत्मा के साथ उसमें डूबने की कोशिश करेंगे। ये गलत मत कर देना बिल्कुल भी। ललित कुमार यादव, सुशील, सितांशु, भास्कर, प्रवीण भार्गव, शिवम कुमार, करो ये। कह रहा है कि किसी वैद्युत चुंबक के एक सिरे पर कुंडली में धारा की दिशा दक्षिणावर्त है। दक्षिणावर्त मैंने अभी बताया क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। तो अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल बनता है, एंटी क्लॉकवाइज हो तो नॉर्थ पोल बनता है, क्लॉकवाइज यानी कि साउथ पोल बनेगा। अच्छा 2 ऑप्शन तो आप हटाई दोगे, ईस्ट पोल और वेस्ट पोल तो हमने कभी पढ़ाई नहीं आपको, ये तो केवल 4 ऑप्शन बनाने के लिए टीचर ने दे दिए। तो इन पर टिक लगाने वाला बच्चा तो मामूर्ख कहलाएगा। आंसर क्या बनेगा इसका, सी ऑप्शन इस बार सही है। निधि कुमारी, निशांत, ओमकार, गौरव शर्मा, श्याम कुमार गुप्ता, रोहित, शिवांशु, आशीष, कु, संजय, विशा, शुभम, अजय, आलोक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सोनाली, सबका ठीक है। अब थोड़ा सा हल्का सा लेवल चेंज करते हैं। एक क्वेश्चन ये करो, ये एंड एक्स है एंड वाई है। राजकुमार, फैजान, विशांगी, श्री, चंदन, शशि, राहुल, सालू, आयुष, योगेंद्र, करते रहो, किशन, नोनू झा, करो। कह रहा किसी वैद्युत चुंबक की कुंडली में एक्स और वाई के 2 सिरों पर बहने वाली धाराओं की दिशा नीचे दिखाई गई है। कह रहा भाई एक जो ये वाला सिरा है उसमें करंट फ्लो कर रही है ऐसे, तो उसे थोड़ा सा 1-2 एरो खुद बना लिया करो। ये ऐसे फ्लो कर रही है तो यानी कि ये ऐसे ऐसे चलेगा, यानी जो करंट फ्लो कर रही है यहाँ पे चल रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये एंड जो एक्स है अगर इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट चल रही है यानी कि साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा। व्हाट इज द पोलरिटी ऑफ एंड एक्स, ये साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा, दक्षिणी ध्रुव की तरह। ये वाला देखो, इसमें करंट फ्लो कर रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ द एंड वाई, यानी कि नॉर्थ पोल हो जाएगा। ये कह रहा है कि नेम एंड स्टेट द रूल विच हैव यूज्ड टू डिटरमाइन द पोलैरिटी। अपने कौन सा रूल लगाकर ये पोलैरिटी बताइए। तो हमने क्या रूल लगाया है कि भैया इसमें अगर करंट क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल बनेगा। इसे हम कहते हैं क्लॉक फेस रूल, यानी कि क्लॉक का फेस देखकर कि क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल। इसे हम कहते हैं क्लॉक फेस रूल हमने लगाया। हिंदी में पता नहीं क्या कहते होंगे इसे, बस क्लॉक फेस रूल याद कर लेना। तो घड़ी की शक्ल देख के बताया हमने, ये फिजिक्स के में खत्म हो जाएगा, सबसे पहली क्लास देख कर आओ पता चल जाएगा। फिर मैंने कहा ये कह रहा है कि हमारे पास में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनती है, किसी सोलिनोइड के अंदर हम लोहे की छड़ रख देते हैं
तो उसका एक एंड देखा हमने, जो एक एंड है वो एक एंड में जो करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही हो तो साउथ पोल बनेगा ये, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो नॉर्थ पोल बनेगा। तो उसने पोलैरिटी पूछी कि जो एंड एक्स है इसमें करंट अगर घड़ी की दिशा में है तो किसकी तरह बिहेव करता है, साउथ पोल की तरह। व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ एंड वाई, जो अंत वाई यानी जो एंड वाई उसकी पोलैरिटी क्या है, नॉर्थ पोल है। ये हमने कैसे बताया, क्लॉक की शक्ल देखकर कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो साउथ पोल बनता है, एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ बनता है। घड़ी चेहरा नियम, बच्चा ऐसे कहेंगे हिंदी में, घड़ी का चेहरा नियम, घड़ी चेहरा नियम, ऐसे ही नाम है क्या हिंदी में, लगता तो नहीं मुझे ऐसे, बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रांसलेशन कर दी होगी। घड़ी चेहरा नियम मान लेते हैं हम इसका, ये करना। ये कह रहा कि फॉर द कॉइल इन डायग्राम बिलो व्हेन द स्विच इज प्रेस्ड, कह रहा अगर मैं स्विच को प्रेस कर दूं, यानी स्विच प्रेस करते ही बेटा ये क्या होगा, स्विच प्रेस करते ही सर्किट कंप्लीट हो गया, करंट चलेगी। ये करंट चल रही है, 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 ये यहां पहुंच गए, ठीक। तो कह रहा हमारे से यहां पे से थोड़ा सा पूरा बना लो अगर कंफ्यूजन हो, इतना हिस्सा है ना, ठीक। अब ये कह रहा है कि व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ एंड ए। अगर आप यहां से देखो, ये जो करंट चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है, इधर से देखेंगे आप, इतने हिस्से को अलग से पकड़ लो, इतना हिस्सा अलग से पकड़ लो। ये यहां देखना, ये करंट जा रही है ऐसे और फिर ऐसे आएगी, यानी करंट जा रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है यानी कि बनेगा साउथ पोल, यानी अगर इधर वाला साउथ पोल बन रहा है तो ये बनेगा, इधर वाला बनेगा नॉर्थ पोल। तो ये कह रहा है कि विच वे विल द कंपास पॉइंट, तो कह रहा है कंपास किधर को पॉइंट करेगा, तो बेटा कंपास का जो पॉइंट है नॉर्थ पोल है, तो इधर भी नॉर्थ पोल बन रहा है, कंपास का नॉर्थ पोल है, ये जो टिप बनाई हमने, तो नॉर्थ से दूरी भागेगा, यानी कैसे जाएगा, इससे अवे जाएगा, दूर भागेगा, अवे दूर जाएगा। तो आप खुद देखो, अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिख रही है आपको इधर से, तो ये तो साउथ पोल बन गया, और इधर से बन गया साउथ पोल, तो इधर से देखेंगे तो बेटा क्या दिखेगा, आप कहेंगे सर नॉर्थ पोल दिखाई देगा। अब ये कंपास यहाँ पे रखी है तो इधर भी नॉर्थ है, नॉर्थ नॉर्थ और नॉर्थ को तो रिपेल करता है, प्रतिकर्षित करता है, तो इस कंपास का नॉर्थ पोल जो है ना, पॉइंट जो है ये ऊपर नॉर्थ पोल, ये दूर भागेगा। चलिए क्वेश्चन समझा दो, कुंजी खोलने और बंद करने वाला बताया, कुंजी खोलने और बंद करने पे क्या हो रहा है, जैसे आपने स्विच को टच किया यहाँ पे, जैसे आपने टच करते सर्किट पूरा हो गया, यहां से करंट चलना शुरू हो गई, करंट चलना शुरू हो गई, तो अगर आप इधर से देखेंगे करंट आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाई दे रही है, तो करंट अगर आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिख रही है यानी कि साउथ पोल बनेगा, जैसे साउथ पोल दिख रहा है तो इधर से देखने पर दिखेगा नॉर्थ पोल, तो जो कंपास रखा है इसका नॉर्थ तो रिपेल करेंगे, दूर भागेगा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 करना, 21 21 करो। देखो, इसने आगे धारावाहिक लंबी सीधी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, बेटा मैंने आपसे कहा था किसी परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो किसी भी बिंदु पे होता है म्यू नॉट एन आई, तो हर पॉइंट पे सेम होता है, तो इज सेम एज ऑल पॉइंट। भाई इसमें कहीं पे आर लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई डिस्टेंस के लिए तो कोई सिंबल हमने लिखा ही नहीं फॉर्मूले में, क्या आप कहते हैं कि यहाँ पे कुछ आर नीचे या ऊपर लिखा हुआ है कि जैसे दूरी बढ़ेगी तो घटेगा या बढ़ेगा, तो इस फॉर्मूले में कहीं पर डिस्टेंस के लिए तो कुछ है ही नहीं, तो हर पॉइंट पर सेम होता है मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई। परिनालिका के अंदर हर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र सेम रहता है म्यू नॉट एन आई। ये कह रहा है कि नॉर्थ साउथ पोलैरिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मैंने आपसे कहा था किसी परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो किसी भी बिंदु पे होता है म्यू नॉट एन आई, तो हर पॉइंट पे सेम होता है, तो इज सेम एज ऑल पॉइंट। भाई इसमें कहीं पे आर लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई डिस्टेंस के लिए तो कोई सिंबल हमने लिखा ही नहीं फॉर्मूले में, क्या आप कहते हैं कि यहाँ पे कुछ आर नीचे या ऊपर लिखा हुआ है कि जैसे दूरी बढ़ेगी तो घटेगा या बढ़ेगा, तो इस फॉर्मूले में कहीं पर डिस्टेंस के लिए तो कुछ है ही नहीं, तो हर पॉइंट पर सेम होता है मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई। परिनालिका के अंदर हर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र सेम रहता है म्यू नॉट एन आई।
ये कह रहा है कि नॉर्थ साउथ पोलैरिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी फाउंड इजिली। किसी वैद्युत चुंबक के उत्तरी दक्षिण ध्रुव का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। तो उत्तरी और दक्षिण ध्रुव का हम कैसे पता करते हैं? करंट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल। इसे हम कहते हैं क्लॉक फेस रूल। अरे सही कह रहा है बच्चा, घड़ी का चेहरा नियम है इसका हिंदी में नाम, घड़ी चेहरा नियम, घड़ी का चेहरा नियम। वाओ। जो पोलैरिटी है इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या है कि एक लोहे की छड़ आपने रख दी किसके अंदर? सोलिनोइड के अंदर। तो सोलिनोइड का जो सिराम देखते हैं कि साउथ पोल बनेगा नॉर्थ पोल बनेगा, वो देखते हैं कि करंट क्लॉकवाइज में है कि एंटी क्लॉकवाइज में है। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्लॉक फेस रूल लगाते हैं हम। ठीक है। तो अब हमारे पास में जाके सोलिनोइड से जुड़े भी कुछ हमने कर लिए हैं। तो कश्मीर में अटैक हो गया, कोई मैंने कहा तो अटैक तो कई जगह चल रहा है इस समय। जम्मू में बड़ा खतरनाक अटैक चल रहा था जब मैंने क्लास स्टार्ट की आपकी, और एक पठानकोट कई जगह पे किए अभी उन्होंने। अभी एक F-16 उड़ा दिया है पाकिस्तान का। अभी उनके बहुत सारे ड्रोन व्रोन मिसाइल विसाइल बहुत सारे अटैक कर रही हैं। S-400 सिस्टम जो है अभी पिक्चर में है वो भी अपना काम कर रहा है। ये अपना लिमिट नहीं समझ रहे हैं। पाकिस्तान वालों के पास $1-2 बिलियन होता है रिजर्व में, वो भी अलग अलग कंट्री से मांग कर, IMF वगैरह से। भारत के पास $660 बिलियन है, $660 बिलियन रिजर्व में पड़े हैं, लेकिन तब भी देखो लड़ाई कर ले रहे हैं। इससे हमें क्या समझ मिलती है कि पढ़ाई लिखाई करना जीवन में बहुत जरूरी है, आदमी को सेंसिबल बनाता है, समझदार बनाता है। रोजगार तो सेकेंडरी चीज होनी चाहिए। अभी दिक्कत क्या हमारे देश में भी, एजुकेशन का मतलब है रोजगार मिलना, ये सेकेंडरी होना चाहिए। पहला होना चाहिए कि समझ पैदा होना, एक सभ्य इंसान बनना, एक समझदार इंसान बनना। ये बड़ी दिक्कत है। S-400 क्या करता है देखो, मैं आपको बताता हूँ, फिजिक्स की क्लास चल रही है, थोड़ा बताता हूँ मैं आपको। ये कोई भी जो डिफेंस सिस्टम है, इनके 2-3 पार्ट होते हैं डिफेंस सिस्टम के। देखो एक पार्ट क्या होता है, जैसे मान लो एक इनमें लगा होता है रडार। तो सबसे पहले रडार का काम क्या होता है, जैसे कोई भी हमारे एयर स्पेस में कोई भी मिसाइल, दुश्मन का फाइटर जेट, कुछ भी आएगा, कुछ भी चीज आएगी, तो रडार का काम होगा डिटेक्ट करना कि भैया कोई ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे एयर स्पेस में आ रहा है। तो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है रडार वो दूसरे सिस्टम को भेजेगा। सारी की सारी चीजें अपने उसी के अंदर के पार्ट होते हैं। रडार से इन्फॉर्मेशन पहुंची कंप्यूटर के पास S-400 सिस्टम के अंदर ही कि भैया कोई ऑब्जेक्ट जो है इतनी स्पीड से इस डायरेक्शन में आ रहा है। अब ये क्या करेगा, जो सिस्टम जिसके पास इन्फॉर्मेशन पहुंची, अब ये भी अपनी तरफ से एक मिसाइल को लॉन्च करेगा। अब देखो ये मान लो कि जैसे पाकिस्तान की तरफ से एक मिसाइल आ रही है, अब एक इंडिया के S-400 ने अपनी मिसाइल भी छोड़ी, तो हमारी वाली जो मिसाइल है ना, जैसे इस वाली मिसाइल के बगल में जाएगी तो फट जाएगी। जो फटेगी तो अपनी गर्मी से भी उखाड़ देगी, इसे भी फाड़ देगी। तो कई बार इसलिए क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जब इजराइल में आयरन डोम सिस्टम ऐसे ही काम करता है, सारे डिफेंस, सारे के सारे जितने भी सिस्टम होते हैं डिफेंस वाले, तो वहां पे क्या होता है, जब भी ऐसे अटैक होते हैं तो सायरन क्यों बजते हैं? लोगों को कहते हैं कि बंकर में क्यों चले जाओ। वो इसलिए कहते हैं कि भाई ठीक है, उनकी मिसाइल आई, हमारी मिसाइल आई, जब हमारी मिसाइल फटेगी तो साथ में उनकी फट जाएगी, तो बहुत सारा मलबा भी तो गिरेगा। तो वो कई बार ऐसे नहीं होता कि बहुत सारे लोग कई बार जख्मी हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, किसी के घर में कुछ क्षतिग्रस्त हो गए, तो मिसाइल के डायरेक्ट लगने से हुआ नहीं। जब इतनी भारी भरकम मिसाइलें दो आपस में फट के नीचे गिरेंगी तो उसके मलबे से भी इंसान मर सकता है। इसलिए सायरन बजने लगते हैं कि सारे के सारे लोग जो है वो बंकर के अंदर चले जाएं। तो खैर इजराइल वगैरह में तो बहुत सारे बंकर बने हैं, हर एक बिल्डिंग के साथ बने हैं, घरों के साथ बने हैं। तो भारत में ऐसी लड़ाई वड़ाई होती नहीं है। तो जो सीमा के पास वाले क्षेत्र है वहां तो बंकर बने होते हैं, दूर नहीं होते। कहते हैं अपने घर में रहो। ये मॉक ड्रिल की जो अभी प्रैक्टिस करवाई जा रही थी कि आपने क्या करना है, ये सारी चीजें चलती हैं। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। एक बेटा हम लिखेंगे हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। देखो इस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इसका हम क्लास में बिल्कुल भी कुछ यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने क्लास में आपको वो जो क्रॉस वाला तरीका था ना कि F=Q V वेक्टर क्रॉस V वेक्टर की, इधर उंगली करो इधर हथेली करो, या I L वेक्टर क्रॉस V वेक्टर, मैंने आपको दाहिने हाथ से सबको सिखा दिया। लेकिन ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमें क्यों पढ़ना है? क्योंकि कई बार वो पूछ लेता है पेपर में कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है क्या, उसमें अंगूठा क्या बता रहा है, उंगली क्या बता रही है, बीच वाली उंगली क्या बता रही है, तो हमारी मजबूरी है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये कौन बच्चा है बीच में होशियार बन रहा? राकेश। टॉपिक पर आए। मैंने पहले भी कहा होगा एक क्लास में ना सजेशन नहीं देना जब तक ना मांगा जाए, तो ओवर स्मार्ट नहीं बनना। ठीक है, टॉपिक पर आए कि नहीं ना आए, हमारा मन करेगा 10 मिनट तक जो हम बोलेंगे वो हमारा मन करेगा वो बोलेंगे, तुम्हारे से पूछेंगे। इसलिए जो कुछ बच्चे ओवर स्मार्ट बनते हैं वो ओवर स्मार्ट कम से कम बनना हमारी क्लास में, कम से कम। तुम्हारे से पूछा हमने, सजेशन लिया राकेश कुमार टॉपिक पर आना है कि नहीं आना है, होशियार बन रहा है, टॉपिक पे आओ, क्वेश्चन पूछ लूंगा, एक शाम तक नहीं होगा फ्लेमिंग का। तो अगली बार से बेटा लिमिट में रहना और बिल्कुल भी सजेशन देने की गलती मत करना क्लास में। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम। देखो फ्लेमिंग सामने क्या बताया मैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में इन्होंने कहा कि भाई सबसे पहले तो मैंने कहा कि वैसे केवल आपको पढ़ना है, यूज कहीं नहीं करना है ना, बस पढ़ना क्यों है, ताकि पूछ ले कि अंगूठा क्या बता रहा है, ये उंगली बता रही क्या बता रही है, देखना। देखो अब यहाँ पे देखना, फ्लेमिंग साहब ने कहा कि आप अपने लेफ्ट हैंड की 3 जो उंगलियां हैं, शुरू की 3 उंगलियां, इन आप ऐसे फैलाओ
कि एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो, परपेंडिकुलर, बिल्कुल परपेंडिकुलर। ठीक है सर, एक ना बात पूछनी थी, एफ क्यू साइन थीटा डिनोट द फोर्स इन चार्ज एंड एफ फोर्स किस कंडक्टर पर लागू होता है। देखो एफ इज टू क्यू बी साइन थीटा हमने क्या बताया था, उसकी हेडिंग पढ़ो। मैंने कहा था कोई चार्ज पार्टिकल, कोई आवेशित कण किसी मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा, उस इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे जो फोर्स लगेगा, उसका फॉर्मूला है क्यू बी साइन थीटा। मैंने कहा था कि चार्ज पार्टिकल यहाँ कोई आपके पास में कोई कंडक्टर है, कोई चालक है, कोई मेटल की कोई चीज है, कोई मेटल का तार है, उसमें करंट है, तो उस कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे जिसके अंदर करंट है, उस पर फोर्स कैसे लगेगा, वो आईबीएल साइन थीटा बताएगा। ठीक है, ये बच्चा कह रहा है कि साइंस स्पेशल में लाइव बैच में क्लास कब से स्टार्ट होगी। जैसे इस बैच में टॉपिक खत्म होगा, नया टॉपिक जो होगा ना वो दोनों में हम साथ में पढ़ाएंगे, इसके साइंस स्पेशल भी, क्योंकि इन बैच में मैं साइंस स्पेशल के लेवल का ही पढ़ा रहा हूं, तो इन्हीं के साथ में स्टार्ट होगी। वो रुक जाओ भी 2-3 दिन। यहाँ देखो फ्लेमिंग साहब ने क्या कहा हमारे से कि अपने आप लेफ्ट हैंड जो है उसकी 3 उंगलियों को, शुरू की 3 उंगलियों को ऐसे फैलाओ कि वो एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, एक दूसरे के बिल्कुल लंबवत हो। ठीक, तो बेटा हमारा अंगूठा दिख रहा है ना, थंब, ये फील करना भाई, मेरी थोड़ा सा ना आर्ट ऐसी है। ये हमारे पास है 4 फिंगर, तर्जनी उंगली, और ये हमारे पास में मिडिल फिंगर, मध्यमा। ठीक, लग रहा है हाथ से लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है देखो ये लेफ्ट हैंड के 3 उंगलियों को ऐसे फैलाना है, यहाँ पे देखना ध्यान से, ऐसे कर लोगे, ऐसे फैलाओ कि एक तीसरे के परपेंडिकुलर हो। तो उन्होंने कहा अब आप क्या करो कि अगर आप इस 4 फिंगर को, यानी कि तर्जनी उंगली को, ये उंगली जो है तर्जनी उंगली, इस अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखो, मैग्नेटिक फील्ड को आपको पता है बी से लिखते हैं, और मिडिल फिंगर को अगर आप करंट के डायरेक्शन में रखें तो अंगूठा आपको फोर्स की डायरेक्शन बताएगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। यानी कि जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है ये आपसे कहता है कि अगर किसी तार में करंट है तो आपको पता है अगर किसी तार में करंट हो तो उससे जो फोर्स लगता है, तो हमने तो पढ़ा था आई बी एल साइन थीटा वाले फॉर्मूले से, अगर किसी तार में करंट है तो उस पर फोर्स किधर को लगेगा, उसके लेफ्ट हैंड रूल का हम यूज करेंगे कि बीच वाली उंगली को अगर मैं करंट के डायरेक्शन में रखूं, तर्जनी उंगली को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखें, तो अंगूठा फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। एक बच्चा कह रहा है कि सर फिर साइंस स्पेशल लेने का क्या फायदा। अरे मैंने आपको इस बैच में शुरू में ही बताया था कि एक बच्चे ने पूछा भी था हमारे से कि सर साइंस स्पेशल लेने की जरूरत है। मैंने कहा था बिल्कुल नहीं है, जो इस क्लास में पढ़ा रहा हूं मैं साइंस स्पेशल के लेवल का ही पढ़ा रहा हूं। हाँ, एक फर्क ये पड़ जाएगा इसमें आपको, जैसे कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो ग्रुप डी के पेपर में नहीं आते, हो सकता है कि हम ग्रुप डी वाले बैच में ना पढ़ाएं, वो केवल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर वाले बैच में पढ़ाएं, साइंस स्पेशल में पढ़ाएं, कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा उसमें पढ़ा देंगे, बस ये फर्क पड़ेगा और कुछ नहीं। अब देखो इसका मैं यूज कैसे करना है, यहां देखना, ये बेटा मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है इन टू द पेज, क्रॉस का मतलब क्या होता है कागज के तल में, तो चुंबकीय क्षेत्र है इन टू द पेज। यहां देखना सब बच्चे, और इसके अंदर बेटा अगर मैं आपसे कहूं इसमें एक तार है, इसमें करंट फ्लो कर रही है ऐसे, तो इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। देखो अभी हम लेफ्ट हैंड रूल से आपको मैं बता रहा हूं, लेकिन जो मैंने क्लास में आपको पढ़ाया था हम तो अपने तरीके से ही करेंगे, फिर मैं दिखाऊंगा कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से भी वही आंसर आएगा। भाई हमने क्या पढ़ा था, तार में अगर करंट है तो चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो फोर्स लगेगा आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है उधर उनको उंगलियां कर लो, करंट जा रही है उधर को उंगलियां ऊपर कर ली, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ को तो हथेली को चिपका दिया, तो अंगूठा जा रहा है इधर को, यानी कि जो फोर्स लगेगा किधर को, वेस्ट डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन क्या बनेगी, वेस्ट। अब इसी चीज को जो मैंने आपको इससे बताया कि करंट के डायरेक्शन में उंगलियां कर लो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ को तो हथेली को चिपका दो, तो अंगूठा लग रहा है वेस्ट डायरेक्शन में। यही बात आप फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से करो, 3 उंगली को ऐसे कर लो, मैग्नेटिक फील्ड किधर को है, कागज के तल में अंदर को, इधर कर लिया, कागज के तल में अंदर, करंट कहां जा रही है, ऊपर की तरफ, देखो करंट जा रही है ऊपर की तरफ, ये बीच वाली उंगली ऊपर की तरफ कर दी, मैग्नेटिक फील्ड कागज के तल में है तो ऐसे कर दिया, तो फोर्स किधर लग रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में। तो अगर पेपर में आपसे कहे कि इसे आप इसे याद रखना, FBI अमेरिका की कंपनी ना, FBI, ठीक है, FBI से याद रखना। अगर पेपर में आपसे कहे कि एक तार में करंट है उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ये हम किससे निकालते हैं, लेफ्ट हैंड रूल से। भाई जैसे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट में या सोलिनॉइड में पोलैरिटी का कैसे पता किया था, पोलैरिटी कि साउथ पोल कैसे होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, नॉर्थ पोल होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्लॉक फेस रूल का यूज किया था। लेकिन किसी तार में करंट है उसमें फोर्स किधर को लगेगा, हम पेपर में बताएंगे हमने फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकाला, लेकिन वास्तव में हम किससे निकालेंगे, इस वाले फॉर्मूले से। बस बताने के लिए हम बोलेंगे कि हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का यूज कर रहे हैं। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कब यूज किया जाता है, जब किसी तार में करंट हो और उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखे चुंबकीय क्षेत्र में, तो उस पर फोर्स किधर को लगेगा यह निकालने के लिए। ठीक है, तो अब लिखेंगे हम इसका हम यूज कब करते हैं, इसका यूज कब किया जाता है बेटा, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए
करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, हिंदी में लिखेंगे। इसका हम यूज करते हैं, यूज करते हैं, कहां पे लिखूं इसका हिंदी में, यहां लिख देते हैं। किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में बल की दिशा का पता करने में तो इसका हम यूज करते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसका यूज हम तब करेंगे, हालांकि मैंने कहा कि अगर किसी तार में करंट है उस पर बल किधर को लगेगा हम निकालेंगे इससे IBL sin थीटा वाले फॉर्मूले से। वो बात लेकिन हम बताने के लिए उसे कह देंगे कि हमने फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का यूज किया। ठीक है, ये बड़ी क्लास में पढ़ाया जाता है, 10th क्लास में बच्चों को इससे बहकाया जाता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन ज्यादा पैदा करता है, बड़ा आसान है। जिधर करंट फ्लो करे उधर को उंगलियां, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को हथेली और अंगूठा मुझे फोर्स बताएगा। ठीक है, ये जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, ये मैंने कहा कि अगर किसी तार में करंट है तो उसमें किधर को फोर्स लगेगा ये बताने के लिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर, भाई मोटर में क्या होता है, करंट देंगे तो मोटर के अंदर करंट देंगे तो उसके जो अंदर मोटर का जो पंखड़ी किधर को घूमेगी, फोर्स किधर को लगेगा, वो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं हम। तो इलेक्ट्रिक मोटर में इसका यूज किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर में फोर्स की डायरेक्शन पता लगाने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं हम। हाँ, ITP SC टेलीकॉम का बिल्कुल हो जाएगा ओमकार। कि हमने फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का यूज किया। ठीक है, ये बड़ी क्लास में पढ़ाया जाता है, 10th क्लास में बच्चों को इससे बहकाया जाता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन ज्यादा पैदा करता है, बड़ा आसान है। जिधर करंट फ्लो करे उधर को उंगलियां, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को हथेली और अंगूठा मुझे फोर्स बताएगा। ठीक है, ये जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, ये मैंने कहा कि अगर किसी तार में करंट है तो उसमें किधर को फोर्स लगेगा ये बताने के लिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर, भाई मोटर में क्या होता है, करंट देंगे तो मोटर के अंदर करंट देंगे तो उसके जो अंदर मोटर का जो पंखड़ी किधर को घूमेगी, फोर्स किधर को लगेगा, वो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं हम। तो इलेक्ट्रिक मोटर में इसका यूज किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर में फोर्स की डायरेक्शन पता लगाने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं हम। हाँ, ITP SC टेलीकॉम का बिल्कुल हो जाएगा ओमकार। विकास करे कोर्स कब खत्म होगा, जब हो जाएगा पता चल जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इस समय आपको पता है माहौल कैसा चल रहा है देश में, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा भाई क्या चल रहा है क्या नहीं, इंटरेस्ट रहता है ना। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक मोटर का जिक्र करेंगे। कल की क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट कर देंगे, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, उसमें सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन का जिक्र हुआ था ना पहले ट्रांसफॉर्मर के टाइम पे, वो। और फिर लास्ट में एक पढ़ना होगा मैं फेरोमैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिक पदार्थ, पैरामैग्नेटिक, लोह चुंबकीय, प्रति चुंबकीय, अणु चुंबकीय। तो अगली 2-3 क्लास में निपटाएंगे, चैप्टर खत्म करेंगे। फिर बहुत ही आसान, इंटरेस्टिंग, मजेदार, जिसे आप एकदम से एब्जॉर्ब कर लोगे, फिर हम लाइट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हाँ, राइट हैंड रूल भी बताएंगे कल जब जनरेटर बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, गुड नाइट एवरीवन।